नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ चौबे, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई से आप सभी को एल्गोरिथमिक समस्या समाधान के नींव एक व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्याख्यान शीर्षक नूथ मॉरिस प्रैट स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। इस व्याख्यान में शामिल किए जाने वाले विषय स्ट्रिंग सर्चिंग की परिभाषा, साधारण स्ट्रिंग मैचिंग तकनीक के ड्रॉबैक्स, नूथ मॉरिस प्रैट स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम की परिभाषा, केएमपी स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम के मुख्य चरण, एल्गोरिथम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का विश्लेषण, प्रीफिक्स फंक्शन की आवश्यकता अथवा गणना पी पैटर्न के लिए प्रीफिक्स फंक्शन का निर्माण, केएमपी मैचर एल्गोरिथम एंड विश्लेषण, निष्कर्ष। परिभाषा: स्ट्रिंग मैचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें एक स्ट्रिंग जिसे हम पैटर्न कहते हैं को दूसरी स्ट्रिंग जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं के भीतर खोजा जाता है। इसका उद्देश्य यह पता करना होता है कि पैटर्न टेक्स्ट में कहाँ-कहाँ मौजूद हैं और यदि मौजूद हैं तो कितने बार। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास टेक्स्ट ए बी बी है और पैटर्न ए बी है तो स्ट्रिंग मैचिंग का काम यह पहचानना होता है कि ए बी टेक्स्ट में कितनी बार आया है और उन स्थानों पर क्या है इंडेक्स वैल्यू। साधारण स्ट्रिंग मैचिंग तकनीक: यहाँ एक समाधान है जो स्ट्रिंग मैचिंग के लिए नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम का उपयोग करता है। इस विधि का उपयोग करके हम ये पता कर सकते हैं कि एक पैटर्न स्ट्रिंग टेक्स्ट इस पैटर्न स्ट्रिंग टेक्स्ट स्ट्रिंग में कितने बार आया है और उन सभी स्थानों को ढूंढ सकते हैं जहां यह पैटर्न मौजूद है। समाधान की विधि: चरण 1, स्ट्रिंग को पढ़ें, टेक्स्ट और पैटर्न की लंबाई ज्ञात करें। चरण 2, पैटर्न की तुलना, टेक्स्ट के प्रत्येक संभावित प्रारंभिक बिंदु में पैटर्न की तुलना करें। चरण 3, मैचेस को ट्रैक करें। अगर पैटर्न टेक्स्ट के किसी बिंदु पर पूरी तरह से मेल खाता है तो उस बिंदु का इंडेक्स स्टोर करें। चरण 4, उचित प्रारूप में आउटपुट, एक आधारित इंडेक्सिंग का उपयोग करके आउटपुट तैयार करें। साधारण या नेव स्ट्रिंग मैचिंग तकनीक एक बहुत ही सरल तरीका है जिसमें हम पैटर्न को टेक्स्ट में एक एक करके हर संभव स्थान पर मिलाते हैं। हालांकि यह तरीका समझने में आसान है लेकिन इसमें कुछ प्रमुख ड्रॉबैक्स हैं। प्रथम, समय की जटिलता। इस विधि की समय जटिलता बिग O ऑफ m क्रॉस n होती है, जहां m पैटर्न की लंबाई, n टेक्स्ट की लंबाई। इसका मतलब है अगर टेक्स्ट और पैटर्न बड़े हों तो इस विधि की प्रदर्शन गति धीमी हो सकती है क्योंकि हमें टेक्स्ट के हर स्थान पर पैटर्न को जांचना पड़ता है। द्वितीय, अप्रभावी तुलना। जब पैटर्न का कोई हिस्सा मिल जाता है और फिर मिसमैच होता है तो साधारण विधि से पहले से मिलाए गए सभी अक्षरों को जांचती है, जो कि अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करती है। तीसरा, फालतू में पुनरावृत्ति। यह तकनीक कई बार एक ही हिस्से को बार बार मैच करती है, जो कि संसाधनों का अपव्यय कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि टेक्स्ट ए बी और पैटर्न ए बी हो तो साधारण तकनीक हर बार टेक्स्ट के प्रत्येक हिस्से में पैटर्न को मैच करने की कोशिश करेगी, भले ही पहले से ही यह जानकारी हो कि कुछ हिस्से पहले ही मैच किए जा चुके हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिक उन्नत एल्गोरिथम जैसे कि केएमपी, नूथ मॉरिस प्रैट, रैबिनकॉर्प और बॉयर-मोर का उपयोग किया जाता है, जो स्ट्रिंग मैचिंग की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तेज बनाते हैं। नूथ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम एक परिचय। स्ट्रिंग खोज और पैटर्न मिलान के क्षेत्र में नूथ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में खड़ा है। यह कुशलता से किसी दिए हुए टेक्स्ट में एक पैटर्न की घटनाओं का पता लगाता है।
जिसकी समय जटिलता बिग O ऑफ n प्लस m होती है, जहां n टेक्स्ट की लंबाई और m पैटर्न की लंबाई है। इस लेख में हम KMP एल्गोरिथम के आंतरिक कार्यप्रणाली में गहराई से जाएंगे, एक स्पष्ट व्याख्या और व्यवहारिक उदाहरण प्रदान करेंगे ताकि आपकी समझ को मजबूत किया जा सके। KMP स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम के मुख्य चरण। सबसे पहले चरण में हम पूर्व संस्करण प्रीफिक्स फंक्शन बनाना, पैटर्न के लिए प्रीफिक्स फंक्शन का निर्माण करें। द्वितीय, पैटर्न मिलान, पैटर्न मैचिंग, टेक्स्ट और पैटर्न के माध्यम से पुनरावृत्ति करें और प्रीफिक्स फंक्शन का उपयोग करके कुशलता से अक्षरों की तुलना करें। जटिलता विश्लेषण, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। KMP एल्गोरिथम की समय जटिलता अर्थात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n प्लस m होती है, जो कि प्रीफिक्स फंक्शन को बनाने में लगने वाले रैखिक समय लीनियर टाइम बिग O ऑफ m और टेक्स्ट के साथ पैटर्न को मिलाने में लगने वाले रैखिक समय मतलब लीनियर टाइम बिग O ऑफ n से उत्पन्न होती है। प्रीफिक्स फंक्शन की आवश्यकता अथवा गणना, पैटर्न के लिए प्रीफिक्स फंक्शन का निर्माण। प्रीफिक्स फंक्शन की आवश्यकता। KMP मिलान एल्गोरिथम पैटर्न की अपकर्षी संपत्ति डीजनरेटिंग प्रॉपर्टी का उपयोग करती है, जिसमें पैटर्न में एक ही उप पैटर्न बार बार प्रकट होता है और इसकी सबसे खराब स्थिति जटिलता को बिग O ऑफ n प्लस m तक सुधारता है। KMP एल्गोरिथम के पीछे बुनियादी विचार यह है, जब भी हम कोई मिसमैच पाते हैं कुछ मैचों के बाद, हम पहले से ही टेक्स्ट की अगली विंडो के कुछ वर्णों को जानते हैं। हम इस जानकारी का लाभ उठाकर उन वर्णों की तुलना से बचते हैं जिनके मैच होने की हमें पहले से ही जानकारी है। मिलान का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। प्लेन टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल्स टू A A A A A B A A A B A, पैटर्न A A A A। हम टेक्स्ट की पहली विंडो को पैटर्न से मिलाते हैं। प्लेन टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल्स टू A A A A A B A A A B A, पैटर्न A A A A। यह प्रारंभिक स्थिति, हमें एक मैच मिलता है, हम नेव स्ट्रिंग मिलान के समान हैं। अगले चरण में हम टेक्स्ट की अगली विंडो को पैट से मिलाते हैं। प्लेन टेक्स्ट A A A A A B A A A B A, पैटर्न एक शिफ्ट होने के बाद द्वितीय पोजीशन से A A A A, पैटर्न को एक स्थान पर शिफ्ट किया गया। यहीं पर KMP नेव का अनुकूलन करता है। इस दूसरी विंडो में हम केवल पैटर्न के चौथे A को वर्तमान विंडो के टेक्स्ट के चौथे वर्ण से मिलाते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वर्तमान विंडो मेल खाती है या नहीं। चूंकि हमें पता है कि पहली तीन वर्ण मेल करेंगे ही, हम पहले तीन वर्णों की तुलना को छोड़ देते हैं। पूर्ण संस्करण की आवश्यकता। उपरोक्त व्याख्या से महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि कितने वर्णों को छोड़ना है, यह कैसे पता चलेगा। इसे जानने के लिए हम पैटर्न को पूर्व प्रसंस्करण करते हैं और एक पूर्णांक सारणी तैयार करते हैं जो हमें बताती है कि कितने वर्णों को छोड़ना है। प्रीफिक्स फंक्शन की गणना अर्थात एल्गोरिथम, प्रीफिक्स फंक्शन की गणना की एल्गोरिथम। यहाँ पर सबसे पहले चरण में, सबसे पहले स्टेप में हम पैटर्न का लेंथ कैलकुलेट करते हैं और उसको m को हम असाइन करते हैं। फिर हम पाई 1 की वैल्यू को 0 से असाइन करते हैं, k को हम 0 से असाइन करते हैं और q को हम 2 से m तक चलाते हैं, जहाँ पर m जो है वो पैटर्न का लेंथ है। अब इसको हम तब तक चलाते हैं जब तक k ग्रेटर देन 0 और pk+1 अगर मैच नहीं करता है pq से, तब हम k को पाई k की वैल्यू असाइन कर देते हैं। यदि pk+1 इक्वल्स टू pq अगर मैच हो जाता है तो हम k को 1 से हम बढ़ा देते हैं, k इक्वल्स टू k+1 कर देते हैं। उसके बाद पाई q को हम k असाइन कर देते हैं और फिर अंत में जब यह
प्रक्रिया बार बार दोहराने पर समाप्त हो जाती है, लेंथ तक हम पहुंच जाते हैं, तो हम पाई को रिटर्न कर देते हैं, पाई को हम लौटा देते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण, नीचे दिए गए पैटर्न P के लिए पाई की गणना करेंगे। अब पैटर्न आपको दिया गया है A B A B A C A। समाधान, प्रारंभिक रूप में हम m इक्वल्स टू पैटर्न की लंबाई कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर पैटर्न की लंबाई जो है वो 7 दी गई है, तो अर्थात m की वैल्यू 7 हो गई। अब पाई 1 को बाय डिफ़ॉल्ट हम नीचे दिए गए टेबल में पाई 1 की वैल्यू को हम 0 से असाइन करेंगे, जैसा कि एल्गोरिथम में दिया गया है, और k को हम 0 से इनिशलाइज करेंगे, तो अर्थात k की वैल्यू 0 हो गई। अब चरण 1 में, स्टेप 1 में q इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 0 हम लेके चलेंगे। हमारा लूप स्टार्ट होगा, हमारा जो प्रोग्राम है, एल्गोरिथम स्टार्ट होगा q इक्वल्स टू 2 से। प्रारंभ में पाई 2 की वैल्यू 0 लिखा गया है, अर्थात हमने यहाँ पर k प्लस 1, अर्थात k की वैल्यू 0 है, अर्थात k प्लस 1 मतलब 1 हुआ। हम a को हम कंपेयर करेंगे, हम उसको मिलान करेंगे q इक्वल्स टू 2 की वैल्यू b से। यहाँ पर मिलान नहीं होने की वजह से k की वैल्यू 0 ही रह जाएगी और पाई 2 को हम 0 असाइन कर देंगे, जैसा कि टेबल में भी आपको दिख रहा है। स्टेप 2 में हम फिर से q को 1 से आगे बढ़ाएंगे एक वैल्यू से, तो q की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई। k अपने पूर्व निर्धारित वैल्यू पे है, 0 पे। अब हम यहाँ पर फिर से मिलान करेंगे k प्लस 1 को q से, तो k प्लस 1 अर्थात a को हम मिलान करेंगे q की वैल्यू 3 से, मतलब a से। a और a का मिलान हो जाने से हम k की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हम पाई 3 की वैल्यू में, पाई 3 में हम उस k की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, अर्थात वहाँ पे हम 1 डाल देंगे। स्टेप 3 में, चरण 3 में, अब q हमारा 1 से इंक्रीमेंट हो गया, q की वैल्यू 4 हो गई और k की वैल्यू 1 है, जो कि हमने प्रीवियस चरण में हमने देखा। अब हम यहाँ पे फिर से हम मिलान करेंगे k इक्वल्स टू k प्लस 1 से, k प्लस 1 को हम मिलान करेंगे q की वैल्यू से, तो यहाँ पर k प्लस 1 की वैल्यू b है और q की वैल्यू 4 है, मतलब वो भी b है, तो हम b को b से मिलान करेंगे। यहाँ पर मिलान हो जाने पर हम k को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 से आगे बढ़ा देंगे और वो हम पाई 4 को असाइन कर देंगे, अर्थात k की वैल्यू 2 हो जाएगी और पाई 4 में हमने 2 लिख दिया। इसके बाद स्टेप 4 में हम q को 1 से आगे बढ़ाएंगे, q की वैल्यू 5 हो गई और प्रीवियस चरण से हमने देखा k की वैल्यू 2 है। अब हम यहाँ पर k प्लस 1 को फिर से q से हम कंपेयर करेंगे, k प्लस 1 अर्थात 3, वहाँ पर a लिखा हुआ है, और q इक्वल्स टू 5 वहाँ पे भी a लिखा हुआ है। a और a का मिलान हो जाने पर हम k को 1 से बढ़ा देंगे, तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा पाई 5 में हम k की वैल्यू को स्टोर कर देंगे, जो कि 3 हो गया। अब फिर से हम q को आगे बढ़ाएंगे, q की वैल्यू 6 हो जाएगी और k की वैल्यू प्रीवियस चरण से 3 हो गई है। अब यहाँ पर k प्लस 1 अर्थात चौथे वैल्यू को, मतलब b को हम कंपेयर करेंगे q मतलब 6 की वैल्यू से। b और c आपस में कंपेयर नहीं हुए। जब इस तरीके से ये कंपेयर नहीं होते हैं तो हम k के प्रीवियस वाले कॉलम में हम आते हैं और वहाँ पर हम उसकी पाई की वैल्यू देखते हैं, वहाँ पे 1 है, तो हम सीधा 1 पे आ जाएंगे, k की वैल्यू 1 हो जाएगी। हम वहाँ पे उससे हम कंपेयर करेंगे, तो 1 में a लिखा हुआ है, तो हम a को कंपेयर करेंगे हम q की वैल्यू 6 मतलब अर्थात 6 से, अर्थात यहाँ पे भी मैच नहीं हुआ। फिर हम 1 की वैल्यू देखें, k की वैल्यू को हम फिर से अपडेट करेंगे, हम चेंज करेंगे, तो k की वैल्यू एल्गोरिथम के हिसाब से k की वैल्यू अब 0 हो जाएगी, अर्थात 0 प्लस 1 1। फिर से a और c आपस में मिलान नहीं हो पाएगा। अब हम इसके पीछे नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि q एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग q ग्रेटर देन 0 होने पर ही वो लूप चलता है आगे। तो अब हम क्या करेंगे कि पाई 6 को हम 0 असाइन कर देंगे, 0 असाइन कर देंगे और हम q को आगे बढ़ा देंगे, तो q की वैल्यू 7 हो गई और k की वैल्यू अभी हमारी 0 है। अब हम यहाँ पर फिर से हम कंपेयर करेंगे k प्लस 1 अर्थात 0 प्लस 1 1 से, और यहाँ पे 7 की वैल्यू a से, तो 1 की वैल्यू अर्थात k प्लस 1 की वैल्यू a है और 7 की वैल्यू भी
ए है। तो ए और ए का आपस में मिलान हो गया, तो हम इसको के को इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 से बढ़ा देंगे। पहले के की वैल्यू 0 थी, अब के की वैल्यू 1 हो जाएगी और पाई 7 में हम 1 असाइन कर देंगे और इस तरीके से हमारा प्रीफिक्स फंक्शन टेबल जो है वो तैयार हो जाएगा और पाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि 0 0 1 2 3 0 1। अब प्रीफिक्स फंक्शन की गणना के और भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं और भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पैटर्न हमें दिया हुआ है ए। उसके लिए अगर हम प्रीफिक्स फंक्शन की गणना करते हैं तो फॉर उदाहरण के तौर पर आप ध्यान से देखिए, अगर हम पहले ए को दूसरे ए से कंपेयर करते हैं तो पहले एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, एल्गोरिथम के हिसाब से हम पहले ए को हम 0 असाइन कर देते हैं। अब पहले ए को हम दूसरे ए से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे 1 आ जाता है। फिर हम दूसरे ए को तीसरे ए से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि फिर से हमें एक और मिलान मिल गया है। फिर हम तीसरे ए को चौथे ए से कंपेयर करते हैं तो हमें फिर से एक और मिलान मिल जाता है, तो हम उसको इंक्रीमेंट करके 3 कर देते हैं। तो इस तरीके से 0 1 2 3 ये वैल्यू हमें मिल जाती है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें कि सारे विभिन्न कैरेक्टर हैं, जैसे ए बी सी डी ई। अब यहाँ पर हम अगर प्रीफिक्स फंक्शन की गणना करते हैं तो हम पहले ए को बी से मिलान करते हैं तो हम देखते हैं दोनों का मिलान नहीं होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पहले अक्षर के नीचे हमें 0 लिखना है, पहले अक्षर की प्रीफिक्स फंक्शन वैल्यू जो होती है पाई वैल्यू वो 0 होती है। अब हम ए को बी से मिलान करेंगे, पहले अक्षर को दूसरे अक्षर से मिलान करेंगे, मिलान नहीं होने की स्थिति में वो 0 ही रह जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पहले अक्षर को तीसरे अक्षर से मिलान करते हैं, फिर मिलान नहीं होने की स्थिति में फिर वो 0 हो जाता है। फिर हम पहले अक्षर को चौथे अक्षर से मिलान करते हैं, फिर मिलान नहीं होने की स्थिति में वो 0 ही हो जाएगी उसकी वैल्यू। फिर हम पहले अक्षर को पांचवें अक्षर से अर्थात अंतिम अक्षर से मिलान करते हैं और वो भी मिलान नहीं होने की स्थिति में उसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है। इस तरीके से हम बाकी उदाहरण भी हम सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से हम प्रीफिक्स फंक्शन की गणना कर सकते हैं। इस प्रकार पैटर्न के प्रीफिक्स फंक्शन का उपयोग करके हम कुशलता से वर्णों की तुलना कर सकते हैं और पैटर्न मिलान की प्रक्रिया को अनुकूलित कर सकते हैं। केएमपी मैचर एल्गोरिथम एंड विश्लेषण। केएमपी मैचर टी एंड पी, जहाँ पर टी जो है वो हमें दिया गया टेक्स्ट है और पी हमें दिया गया पैटर्न है जिसको कि हमें टेक्स्ट के अंदर हमें ढूंढना है। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में हम एन में टेक्स्ट की लेंथ, टेक्स्ट की लंबाई को हम स्टोर करेंगे। फिर हम एम में हम पैटर्न की लंबाई को स्टोर करेंगे। फिर हम यहाँ पर कंप्यूट प्रीफिक्स फंक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे पैटर्न के लिए और उसको हम पाई टेबल में स्टोर कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्यू को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। क्यू हमें बताता है मेल खाए गए वर्णों की संख्या। यहाँ पर हम लूप स्टार्ट करेंगे जहाँ पर i इक्वल्स टू हम 1 से स्टार्ट करके हम n तक जाएंगे। n यहाँ पे लेंथ का टेक्स्ट की लंबाई है। यहाँ पर टेक्स्ट को हम बाएं से दाएं स्कैन करेंगे जब तक q ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात q जब तक 0 से बड़ा होगा और p q+1 अगर ti टेक्स्ट से मैच नहीं करता है, पहले चरण में अगर मैच नहीं करता है तो हम q को पाई q की वैल्यू असाइन कर देंगे अगर वर्णमेल नहीं खाता है, अगर आपस में मिलान नहीं हो पाता है। और अगर आपस में मिलान होता है 8वें चरण में, 8वें स्टेप में अगर वर्ण आपस में मिलान हो पाता है, मैच हो जाता है, मेल हो जाता है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं उसके लिए PQ+1 अगर T ऑफ I हो जाता है तो हम Q को 1 से आगे बढ़ा देंगे और यह प्रक्रिया हमारा चलता रहेगा। और जब Q M के बराबर हो जाता है, मतलब कि पूरा मेल खा गया है, तो हम इस स्थान को प्रिंट कर देते हैं I-M के द्वारा और फिर हम Q को पाई Q असाइन करके हम अगले मिलान के लिए, अगले मिलान की तलाश के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, अब हम इसको एक उदाहरण से समझेंगे। एक स्ट्रिंग T और पैटर्न P निम्नलिखित हैं। हम KMP एल्गोरिथम को निष्पादित करके पता लगाएंगे कि P T में आता है या नहीं।
पैटर्न P के लिए प्रीफिक्स फंक्शन की गणना पहले ही की जा चुकी है और यह इस प्रकार है। समाधान, प्रारंभिक रूप में n इक्वल्स टू t का आकार अर्थात 15, मतलब टेक्स्ट की लंबाई जो है वो हम पहले असाइन करेंगे n को, m इक्वल्स टू p का आकार अर्थात हम m को पैटर्न का आकार जो है, पैटर्न की जो लंबाई है वो असाइन करेंगे जो कि 7 है। मान लीजिए प्लेन टेक्स्ट जो है आपको गिवन है, आपको दिया गया है t इक्वल्स टू a b d a b c d a b c और पैटर्न आपको दिया गया है a b c b और प्रीफिक्स फंक्शन पाई पैटर्न p के लिए इस प्रकार है। पाई इक्वल्स टू 0 0 1 2 0 1 2। अब हम KMP एल्गोरिथम को निम्नलिखित चरणों में निष्पादित करेंगे। KMP मैचर T एंड P, जहाँ पर हमें प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा T और P की वैल्यू हमें गिवन थी और कंप्यूट प्रीफिक्स फंक्शन भी हमें दिया गया था। n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ टेक्स्ट जो कि 15 है, वो हम n को असाइन कर देंगे टेक्स्ट की लंबाई। m इक्वल्स टू लेंथ ऑफ p अर्थात पैटर्न की लंबाई जो कि 7 है, वो हम m को असाइन कर देंगे। अब पाई इक्वल्स टू कंप्यूट प्रीफिक्स फंक्शन, हमने पैटर्न का प्रीफिक्स फंक्शन जो है हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने कैलकुलेट करके लिखा हुआ है जो कि 0 0 1 2 0 1 2 है। Q इक्वल्स टू 0 मेल खाए वर्णों की संख्या बताता है Q, जिसको कि हमने 0 से इनिशलाइज किया है, अभी कोई भी मेल नहीं खाया है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे लूप को चालू करेंगे। हमारा लूप जो है वो चालू होगा i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, जहाँ पर n जो है वो हमारे टेक्स्ट की लंबाई है अर्थात 15 है और टेक्स्ट को हम बाएं से दाएं स्कैन करेंगे। अब हम इसके अंदर हम एक लूप और चलाएंगे। पहला लूप जो है वो हम चलाएंगे अगर वर्ण मेल नहीं खाता है तो हमें क्या करना है, और उसके बाद फिर हमने एक कंडीशन लगाया है 8वें चरण में, अगर मेल खाता है अगर वर्ण तो हमें क्या करना है। तो अगर मेल नहीं खाता है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और वर्ण पैटर्न और टेक्स्ट के वर्ण जो हैं वो आपस में अगर मेल नहीं खा रहे हैं तो हम Q को क्या करेंगे, पाई Q असाइन कर देंगे और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक Q की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है और पैटर्न जो है वो टेक्स्ट में मेल नहीं खाता है। तो हम बार बार Q को पाई Q की वैल्यू असाइन करते रहेंगे और अगर मेल खा जाता है, अगर मेल हो जाता है, दोनों पैटर्न और टेक्स्ट के वर्ण अगर मेल हो जाते हैं, मिलान हो जाता है अर्थात PQ+1 इक्वल्स टू T ऑफ I हो जाता है, तो हम Q को 1 से हम बढ़ा देंगे और इसके बाद हम ये लूप को बार बार चलाते रहेंगे जब तक कि Q की वैल्यू जो है वो M नहीं हो जाती। अगर Q की वैल्यू M हो जाती है तो हम इसको प्रिंट करा देंगे, पैटर्न का स्थान कहाँ से कहाँ तक वो मेल खाया I-M को प्रिंट करा के, और फिर उसके बाद हम Q को पाई Q असाइन करके हम फिर से 5वें चरण पे चले जाएंगे अगले मिलान की तलाश में। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं, फिर से हम उस उदाहरण को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सब हमको टेक्स्ट दिया हुआ है A B D A C D A B C। यहाँ पर पैटर्न हमें दिया हुआ है A B C A B। आइए इसे उदाहरण को हम स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध चरण हम इसको समझते हैं। सबसे पहले चरण में जब I की वैल्यू 1 है, जब I इक्वल्स टू 1 है और Q 0 है अर्थात कोई भी मिलान हमने नहीं किया है अभी तक, तो टेक्स्ट 1 की वैल्यू A है, टेक्स्ट के 1 की वैल्यू A है और PQ+1 की वैल्यू भी A है अर्थात यहाँ पर मिलान हो गया है A का A से, टेक्स्ट का पैटर्न के वर्ण से मिलान हो गया है। तो हम Q को यहाँ पर 1 सेट कर देंगे, Q की वैल्यू को हम 1 रख देंगे। चरण 2 में
हम i को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे, i को 1 से बढ़ाएंगे। अब q की वैल्यू भी 1 हो जाएगी क्योंकि ऊपर मिलान होने की वजह से q को हमने 1 से बढ़ा दिया है। अब टेक्स्ट 2 की वैल्यू को हम q+1 से हम मिलान करेंगे, तो टेक्स्ट 2 की वैल्यू जो है t2 की वैल्यू b है और pq+1 की वैल्यू भी b है। अगर दोनों का मिलान हो गया, जैसा कि दिख रहा है कि दोनों का मिलान हो गया है, तो हम q को 1 से बढ़ा देंगे, 1 से आगे कर देंगे तो q की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर चरण 3 में हम i को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पर q की वैल्यू 2 है जो कि पिछले चरण से आई थी। अब यहाँ पर t3 की वैल्यू, टेक्स्ट में तीसरे वर्ण की जो वैल्यू है वो a है और pq+1 की वैल्यू जो है वो a है। यहाँ पर भी दोनों का मिलान, टेक्स्ट और पैटर्न के वर्ण का मिलान हो गया है, तो हम यहाँ पर q की वैल्यू 3 कर देंगे। इसके बाद हम i को 1 से बढ़ा देंगे, i की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर q = 3 था जो कि पिछले चरण से आया था और यहाँ पर t4 की वैल्यू b है और पैटर्न tu+1 की वैल्यू b है, अर्थात टेक्स्ट और पैटर्न की के वर्ण में मिलान हो गया है। तो मिलान होने की स्थिति में हम हमेशा q की वैल्यू को 1 से बढ़ा देते हैं, क्योंकि q जो है वो मिलान की संख्या बताता है कि कितने मिलान हो गए हैं अभी तक सही। उसके बाद हम चरण 5 में आएंगे, i = 5। अब यहाँ पर q की वैल्यू 4 है जो कि पिछले चरण से आई है। पिछले चरण में b और b के मिलान होने से ये वैल्यू q की जो कि बढ़ गई थी, तो q की वैल्यू 4 हो गई है। अब हम t5 मतलब 5वें वर्ण से, टेक्स्ट के 5वें वर्ण से जो कि d है और pq+1 अर्थात 4+1 5 की वैल्यू से हम मैच कराएंगे जो कि C है। इस स्थिति में दोनों में मैच नहीं हुआ, तो हमने ऊपर ही देखा था, हमने पिछले एल्गोरिथम में देखा था। यहाँ पर देखिए आप q की वैल्यू 4 है अर्थात 0 से बड़ी है, तो इस केस में और मिलान भी नहीं हुआ है, तो इस केस में हमने देखा था एल्गोरिथम में हम q को πq की वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर q को हम πq की वैल्यू असाइन करेंगे, तो q की वैल्यू 4 है तो अर्थात π4 की वैल्यू 2 है जो कि q की नई वैल्यू हो जाएगी। तो q की नई वैल्यू हो गई है अब 2 और हम अभी i के पांचवें पोजीशन पे ही हैं। अब यहाँ पर q = 2 से हम मिलान करेंगे, अर्थात हम t5 को फिर से हम pq+1 से हम मिलान करेंगे, तो t5 की वैल्यू d है और यहाँ पर pq+1 की वैल्यू a है, अर्थात यहाँ पे भी मिलान नहीं हुआ और एल्गोरिथम के हिसाब से हमारा जो q है वो अभी भी ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे मिलान भी नहीं हुआ है। तो इस स्थिति में हम एल्गोरिथम के हिसाब से q को हम πq की वैल्यू असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर q की π2 की वैल्यू अर्थात πq मीन्स π2 की वैल्यू जो है वो 0 है जो कि q की नई वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ देखेंगे कि q की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 नहीं रही। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, q की वैल्यू को हम फिक्स कर देंगे यहाँ पर 0। अब हम फिर से i को 1 से आगे बढ़ा देंगे और फिर से हम मिलान प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर t6, i की वैल्यू 6 है तो t6 की वैल्यू a है और pq+1 जो कि q की वैल्यू 0 हो गई थी तो 0+1 अर्थात a, तो यहाँ पर a और a का मिलान हो गया है अर्थात इसकी वैल्यू 1 हो गई है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, यह प्रक्रिया जारी रहेगी जब तक कि i की संख्या 15 तक ना पहुंच जाए। जब q = m हो जाएगा तो इसका मतलब है कि पैटर्न मिल गया है। पैटर्न के मिलने पर हम पैटर्न इस स्थान से मेल खाता है i-m प्रिंट करेंगे। इस उदाहरण के आधार पर हम q = m = 7 तक पहुंचता है। हम पाते हैं कि पैटर्न p टेक्स्ट t से मिलता है। अंतिम परिणाम पैटर्न इस स्थान से मेल खाता है 10 - 7 = 3। पैटर्न इस स्थान से मेल खाता है 15 - 7 = 8। निष्कर्ष समरी, नूथ मॉरिस प्रैट एल्गोरिथम एक शक्तिशाली उपकरण है जो कुशल स्ट्रिंग खोज के लिए उपयोग किया जाता है। प्रीफिक्स फंक्शन का लाभ उठाकर यह प्रक्रिया को अनुकूलित करता है, जिससे यह टेक्स्ट प्रोसेसिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और अन्य कई अनुप्रयोगों के लिए अमूल्य बन जाता है। इसकी
रैखिक समय जटिलता के साथ यह पैटर्न मिलान एल्गोरिथम के क्षेत्र में एक आधारशिला के रूप में खड़ा है। अगले व्याख्यान में शामिल होने वाला विषय बायस मूर स्ट्रिंग मिलान एल्गोरिथम। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं डॉक्टर सिद्धार्थ चौबे, समन्वयक डॉक्टर जेपी पात्रा तथा सह समन्वयक मिस्टर शेष नारायण साहू के साथ व्याख्यान को यहाँ पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद।